हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एक स्पेसिफिक डिवाइस पढ़ेंगे जिसका नाम है क्यू मीटर। बेसिकली क्यू मीटर जो है वो आपकी अननोन जो कॉइल है उसका जो आपका क्वालिटी फैक्टर या स्टोरेज फैक्टर जिसे हम क्यू फैक्टर बोलते हैं उसे मेज़र करने के लिए काम में आएगा। हमने जब अपने प्रीवियस वीडियोस में एसी ब्रिजेस पढ़े थे जिसमें हमने मैक्सवेल ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, ये सब ब्रिज भी हमने पढ़े। वो ब्रिज का जो एप्लीकेशन था वो भी हमें क्यू मेज़र करके दे रहा था, जिसमें हम जो हमारी वेरिएबल आर्म थी उस आर्म में हमने अपनी अननोन कॉइल को अटैच किया था और उस कॉइल के हमने ब्रिज के पैरामीटर्स या ब्रिज के जो कंपोनेंट्स थे उनसे हमने आपका जो कॉइल था उसका क्यू मेज़र किया था। तो उसके बावजूद भी स्पेसिफिकली क्यू मीटर डिज़ाइन किया गया है अननोन कॉइल का क्यू फैक्टर मेज़र करने के लिए। इसका रीज़न ये है कि जो हम क्यू फैक्टर कॉइल का डिफाइन करते हैं दैट इज़ ओमेगा 0 L/R। यहाँ पे जो कॉइल है उसका जो रेजिस्टेंस है, जो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस वायर की लेंथ और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ एक कांस्टेंट अमाउंट होगा, ऐसा ना हो के ये एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट बन जाता है। और एज वेल एज जैसे जैसे आप हायर फ्रीक्वेंसी जोन में जाते हैं तो वहाँ पे आपका स्किन इफेक्ट की वजह से एक रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स ना रह के वेरी करता जाता है। तो यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी का जो फैक्टर है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा और आप एक फिक्स क्यू फैक्टर किसी भी कॉइल को नहीं दे सकते। तो आपको जब एसी एप्लीकेशन में और हायर जोन में आपको अपनी कॉइल को क्वालिटी फैक्टर को मेज़र करना है तो आप उसके लिए स्पेसिफिकली एक क्यू मीटर है जिसपे कि आप जो अपनी कॉइल है उसको अटैच करके और अपना उस जगह पे उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आप उसका क्यू मेज़र कर लेते हैं। तो क्यू फैक्टर मेजरमेंट के लिए आपने क्यू मीटर डिज़ाइन किया है और ये बेसिकली काम करता है जो हमारा RLC सीरीज रेजोनेंट सर्किट होता था उसके वर्किंग प्रिंसिपल पे हमने क्यू मीटर को डिज़ाइन किया है और उसी के अकॉर्डिंग हमें रीडिंग मिल जाती है। तो अगर हम टेक्निकल राइटअप या टेक्निकल डेफिनेशन क्यू मीटर को दें तो क्यू मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच डायरेक्टली मेजर्स द क्वालिटी फैक्टर और स्टोरेज फैक्टर क्यू ऑफ अ कॉइल एंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंट RLC सर्किट। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें कि ये कैसे काम करेगा तो सिंपल सा आप ये आपका कॉइल है तो कॉइल का L और R, ठीक है, और यहाँ पे आप एक वेरिएबल कैपेसिटर अटैच कर देंगे। ये बेसिकली आपकी गिवन कॉइल के पैरामीटर्स हैं और ये आपका एक वेरिएबल कैपेसिटर है आपने सर्किट में अटैच किया और यहाँ पे आप एक अपना सिग्नल सोर्स अप्लाई करेंगे जो कि मान लीजिए E है। ठीक है, ये आपका एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है और इसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्योंकि आपका यहाँ पे कॉइल का जो इनहेरेंट पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं तो Q आपको अलग अलग मिल सकता है। तो उसी आपके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका एक Q मीटर बनाया। ये L और R ये आपके कॉइल पैरामीटर्स है, ये आपका ट्यूनिंग कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल हमने रखा E0, सिंपल सा कि आप एक कॉइल को यहाँ पे अटैच करेंगे, इसके साथ में आप एक वेरिएबल कैपेसिटर अटैच करेंगे। इस कैपेसिटर को आप ट्यून करते हैं, वेरी करते हैं और जहाँ पे आपको रेजोनेंट कंडीशन मिल जाती है, रेजोनेंट कंडीशन में सीरीज रेजोनेंट सीरीज अगर हम एक सीरीज रेजोनेंट RLC सर्किट की बात करते हैं इसमें आपका ये C, ये L और R, ठीक है। रेजोनेंट कंडीशन में आपका जो सर्किट है उसकी जो इम्पीडेंस है दैट विल बी R बिकॉज Z क्या है इसमें, Z इज R प्लस J ओमेगा L प्लस 1/J ओमेगा C। ये आप किसी भी सीरीज सर्किट जो है RLC उसकी इम्पीडेंस जहाँ पे जब आपका ये सर्किट रेजोनेंट कंडीशन में होगा तो इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम होगी और इंडक्टिव इम्पीडेंस विल बी इक्वल्स टू कैपेसिटिव इंडक्टेंस। ये आप XC विल बी वेरी इक्वल एंड अपोजिट ऑफ XL
और एक्स सी को अगर आप बात करेंगे और जेड विल बी आर। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज रेजोनेंट कंडीशन का जो है वो समरी है कि इंडक्टिव इम्पीडेंस और कैपेसिटिव इम्पीडेंस जो है वो एक दूसरे के बराबर होगी और इनका फेजर सम 0 हो जाएगा। सर्किट में जो आपका वोल्टेज है वो और करंट इन फेज होंगे। आपको सर्किट में I जो है I0 विल बी I मैक्सिमम मिलेगी, दैट विल बी I0 विल बी V बाय R ओनली। ठीक है, तो ये आपके सर्किट सीरीज रेजोनेंट सर्किट की कंडीशंस हैं। उसी पे बेस्ड आपका ये जो क्यू मीटर है उसका वर्किंग मेथडोलॉजी है। ये कॉइल का L और R है, इसके साथ में आपने एक वेरिएबल कैपेसिटर लगाया। इस वेरिएबल कैपेसिटर को आप ट्यून करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, और जहां पे आपको मैक्सिमा मिलेगा इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का, उसको आप एक रेजोनेंट आउटपुट या रेजोनेंट कंडीशन कंसीडर करके और वहां पे आप रीडिंग को नोट आउट कर लेंगे। अगर हम इसमें रेजोनेंट कंडीशन पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंट कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में ये जो रेजोनेंट सर्किट है, रेजोनेंट सर्किट कंडीशन में आपका क्या रहता है, एक्स एल विल बी इक्वल्स टू एक्स ऑफ सी, इंडक्टिव इम्पीडेंस विल बी इक्वल्स टू कैपेसिटिव इम्पीडेंस। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम Q की बात करते हैं, Q विल बी डिफाइंड एज ओमेगा जीरो। ओमेगा जीरो मान लेते हैं इस आपके जो आपने सिग्नल सोर्स लगाया है उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, रीसेंट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा जीरो L बाई आर से भी डिफाइन की जाती है, एज वेल एज क्योंकि अभी आपका यहाँ पे अगर इसके फॉर्म में, कैपेसिटेंस की फॉर्म में बोलेंगे तो ओमेगा जीरो सी आर भी रहेगा। ये आप इसको ऐसे बोलते हैं, इसको आप ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ओमेगा जीरो एल इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा जीरो सी। ठीक है, और ये आपको देता है ओमेगा जीरो इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, है ना। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप पता लगा सकते हैं। अगर ये वेरिएबल है तो आप इसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता लगा सकते हैं। अगर ये आपके पास नोन है और आपको ये पता है तो आप इन कंपोनेंट्स को भी, एल और सी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके सीरीज रेजोनेंट सर्किट के आउटकम्स थे। तो यहाँ पे जब ये रेजोनेंट कंडीशन है जिसमें ओमेगा जीरो एल इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा जीरो सी है, उस कंडीशन में Q इक्वल्स टू ओमेगा जीरो एल बाई आर विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा जीरो सी आर, एज वेल एज I जीरो विल बी E बाई आर। ये आपका इनपुट वोल्टेज है और जो इम्पीडेंस है वो केवल रेजिस्टिव हो जाएगी, I जीरो विल बी E बाई आर। अब अगर आप इस रेजोनेंट कंडीशन में जहां पे कि आपने इसको ऑब्जर्व करके मैक्सिमा इसका फाउंड किया है, उस पे अगर आप EC कैलकुलेट करें, व्हाट इज EC, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द वेरिएबल कैपेसिटर, ट्यूनिंग कैपेसिटर, या इसको E0 बोले, तो ये क्या होगा, दिस विल बी I0, इसमें करंट रेजोनेंट कंडीशन में, इसमें करंट, एज वेल एज आप इसका अगर इम्पीडेंस इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी I0 अपॉन ओमेगा जीरो सी। ठीक है, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो I0 को मैं लिख देती हूँ E बाई आर। हमने इसको लिखा E बाई आर ओमेगा जीरो सी, दैट इज 1 अपॉन ओमेगा जीरो सी को आप लिख सकते हैं ओमेगा, यहाँ से ओमेगा जीरो सी इज ओमेगा जीरो एल आर, आपने इसको लिखा E, और 1 अपॉन ओमेगा जीरो सी को मैंने लिखा है ओमेगा जीरो एल बाय आर। ओमेगा जीरो एल बाय आर क्या है, Q ऑफ द कॉइल। तो EC जो कैपेसिटर के अक्रॉस आपको आउटपुट मिला है, दैट इज Q ऑफ E इनपुट। यहाँ पे अगर आप E इनपुट को, अगर आप इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिलता है दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी फैक्टर Q ऑफ कॉइल। आप EC by E equals to Q, you can calibrate this output voltage in terms of quality factor, Q factor of
कॉइल। तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया है, और जो भी आपके फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के एरर वगैरह आ रहे थे वो कैपेसिटर और इंडक्टर को इक्वली इफेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनको नलिफाई समझ के या उनको रिमूव्ड ट्रीट करके अपना जो क्वालिटी फैक्टर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल हुआ कि इस तरह से सीरीज रेजोनेंट हम रेजोनेंट कंडीशन सेटअप करेंगे, और रेजोनेंट कंडीशन में या सीरीज की जब आप इस सीरीज आरएलसी सर्किट में जब रेजोनेंस कंडीशन स्टेब्लिश हो जाएगी, रेजोनेंट कंडीशन को कैसे मेजर करेंगे कि आप कंटिन्यूअसली इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करिए। जब ये अपने पीक पे पहुंच जाएगा तो आप उसे ये बोलेंगे कि आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद ये डिक्रीज होने लगेगा। तो अगर आप इस कंडीशन को या यहाँ पे आपका जो आउटपुट वोल्टेज है उसे आप नोट डाउन कर लेंगे, और उस जगह पे आपके जो पैरामीटर वैल्यूज थे उनको आप नोट डाउन करके और यहाँ पे अपना कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये सेटअप रेडी किया कि कैसे आप डायरेक्टली क्यू मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका प्रैक्टिकल सर्किट देखते हैं तो प्रैक्टिकल सर्किट में कुछ और पैरामीटर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। जो आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है ये आपका एक साइनसोइडल सिग्नल है, जो आपके अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हो सकता है। तो ये इनपुट सप्लाई करने के लिए आप एक ऑसिलेटर काम में लेते हैं। ठीक है, ऑसिलेटर समझते हैं, आपका एक साइनसोइडल या साइनसोइडल सिग्नल वेव जनरेटर, जनरल टर्म्स में ये स्क्वायर वेव भी जनरेट कर सकता है। तो सिंपल ऑसिलेटर है जो आपको एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करके दे रहा है। इसको जब आप सर्किट में अटैच करेंगे तो ये एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस RSH, अभी इसे आप वोल्टेज सोर्स की तरह काम में ले रहे हैं, तो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू का एक शंट रेजिस्टेंस अपने इनपुट इंपीडेंस सर्किट में इंक्लूड करेगा। उसके बाद टर्मिनल T1 और T2 के बीच में आप अपनी कॉइल अंडर मेजरमेंट को अटैच करते हैं। ये आपकी कॉइल है जिसका ये आप इंडक्टेंस और ये इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ कॉइल में एक डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैपेसिटेंस जो है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस एज वेल एज जैसे सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ कॉइल बोलते हैं, ये भी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू का हो जाएगा, और इसे भी आप कंसिडर करेंगे, जिसे कि हमने डॉटेड लाइन से CD की फॉर्म में बताया है। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ अननोन कॉइल जिसे आप मेजर कर रहे हैं। टर्मिनल T3 और T4 के बीच में आप अपना जो ट्यूनिंग कैपेसिटर है, जो वेरिएबल कैपेसिटर C है, उसे अटैच कर देंगे, और फिर आप यहाँ पे रेजोनेंट कंडीशन को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करेंगे, और जब रेजोनेंस कंडीशन सेटअप हो गई है तब आप रीडिंग लेके कैलकुलेट करते हैं कि क्या कॉइल का Q रहा होगा। ये इनपुट जो आपका वोल्टेज है E जो ऑसिलेटर प्रोवाइड कर रहा है, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज EC पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, जिससे कि आप Q मेजर करेंगे। अब इस आपका जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सप्लाई है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस RSH और डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस जो है कॉइल का, उसकी वजह से आपका मेजर्ड Q और ट्रू जो Q है उसमें वेरिएशन आ जाता है, एरर इन मेजरमेंट आ जाता है। हम उसको समराइज करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एरर ड्यू टू शंट रेजिस्टेंस RSH ऑफ वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, तो इसको तब आप केवल इसको कंसीडर करेंगे, और CD डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस जो है उसे आप एक बार के लिए इग्नोर करेंगे। अगर ये रोल अपना एक वैल्यू इसके साथ होल्ड करता है सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो कितना Q मेजर करेगा, ये आपके इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो इसने मेजर करके दिया, Q मेजर्ड विल बी ω0L अपॉन R प्लस RSH। R इसका रेजिस्टेंस, RSH जो इंक्लूड हो गया है इनपुट इम्पीडेंस, तो R प्लस RSH ये हमने मेजर किया। जबकि हम केवल Q के कॉइल के लिए मेजरमेंट करना चाहते हैं। Q ट्रू क्या है, ω0L/R मेजर्ड है ω0L, R प्लस RSH ट्रू है ω0L/R, तो Q ट्रू विल बी Q मेजर्ड 1 प्लस RSH/R। जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो जो ट्रू वैल्यू है दैट इज लार्जर देन मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस CD की वजह से कितना एरर इन रीडिंग आएगा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ω0L/R कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ω0CR, यही रहती है रेजोनेंट कंडीशन में आपकी रिक्वायरमेंट। तो इस
कैपेसिटेंस की फॉर्म में अगर Q को लिखेंगे तो Q मेजर्ड विल बी 1/ω0 C प्लस CD। आपने डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस को भी काउंट किया है, C प्लस CD R, जबकि ट्रू वैल्यू है 1/ω0 CR। इनको आप जब डिवाइड करेंगे तो Q ट्रू विल बी Q मेजर्ड 1 प्लस CD बाय C। यहाँ पे था Q मेजर्ड 1 प्लस RSH बाई R, यहाँ पे आ गया है Q मेजर्ड 1 प्लस CD बाय C। तो जो दोनों आपके एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं वो अपना एक एरर मेजरमेंट में इंक्लूड करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस की वजह से जो आपका एरर आएगा वो भी आपकी रीडिंग को Q ट्रू जो है दैट इज हायर देन द Q मेजर्ड। तो आप ये RSH और CD दोनों ही जो है वो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में वेरिएशन लाते हैं, और आपको एरर इन रीडिंग मिलेगा जिसको कि आप करेक्ट करके अपना जो फाइनल वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये प्रैक्टिकल सर्किट हुआ। प्रैक्टिकल सर्किट में कौन कौन सा जो कंपोनेंट है वो एरर आपको क्रिएट कर सकता है, उसका कंपनसेशन आप और उसका करेक्शन आप अपने रीडिंग्स में इंक्लूड कर लेंगे। तो ये आपका हो गया है सर्किट डिस्क्रिप्शन एज वेल एज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ Q मीटर, कि किस तरह से ये आपको ट्रू और ओरिजिनल और रीसेंट आपका क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉइल जो है वो मेजर करके दे देता है। इसके बाद अगर हम समराइज करें कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस आप किस किस पर्पस के लिए अपने Q मीटर को काम में ले सकते हैं, तो वी विल डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ Q मीटर। सबसे पहला जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, दिस कैन बी यूज फॉर Q मीटर इज यूज फॉर Q मेजरमेंट। हमने जो अभी ये सेटअप पढ़ा है जिसमें हम कॉइल का Q मेजर कर रहे हैं। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। आपने जो कॉइल अटैच की है आप उसका इंडक्टेंस भी मेजर करना चाहेंगे, एज वेल एज आप उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी मेजर करना चाहेंगे, तो वो काम भी आप Q मीटर के मदद से ले लेते हैं। अगर हमने सर्किट सेट किया और रेजोनेंट कंडीशन हमने जो अचीव की, उस रेजोनेंट कंडीशन पे अगर आपके ऑसिलेटर की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी ω0 थी, तो हम जानते हैं कि रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी है ω0 विल बी 1/√LC। C आपकी वेरिएबल आर्म का कैपेसिटेंस है, ये ट्यूनिंग कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू आप रीड कर लेते हैं। ω0 सोर्स की जो आपका आपने सोर्स अप्लाई किया उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी मदद से आप अननोन L को कैलकुलेट कर लेते हैं। L विल बी 1/ω0 स्क्वायर C या 1/4π² f0² C। अगर फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में दे रखी है तो ω = 2πf0, ऐसे ना हर्ट्स में दे रखी है तो आप ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लीजिए, और रेडियन पर सेकंड में दे रखी है तो आप सीधा ω0 रख के इंडक्टेंस को मेजर कर लीजिए। इंडक्टेंस आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया जो भी अननोन कॉइल थी। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ये एक टर्म की इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल हम मेजर कर रहे हैं कि Q = ω0 L/R। तो यहाँ पे हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस अलग से कैलकुलेट करने का क्या रिक्वायरमेंट हुआ, तो हमने इनिशियली जब डिस्कस करना शुरू किया था Q मीटर, तो हमने ये बताया था कि कॉइल का जो आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हायर फ्रिक्वेंसी जोन में स्किन इफेक्ट की वजह से फ्रिक्वेंसी के साथ चेंज होता रहता है। तो उस रीसेंट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी ω0 L/Q ट्रू। ठीक है, ये R इफेक्टिव। क्या उस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आपका क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज एट हायर फ्रीक्वेंसी जोन योर कॉइल इज नॉट हैविंग अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, इट वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ स्किन इफेक्ट। ठीक है, फिर आता है मेजरमेंट ऑफ सेल्फ कैपेसिटेंस और डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ अ कॉइल। ये जो कॉइल थी आपका इंटरवाइंड फिनोमिना इनमें एग्जिस्ट करने लगेगा हाई फ्रीक्वेंसी जोन में, और आप उसे सेल्फ कैपेसिटेंस या डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस कॉइल का बोलते हैं। उसको मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने सर्किट को दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंट कंडीशन के लिए सेट करेंगे। पहले आप अपने जो सोर्स है उसको F1 फ्रीक्वेंसी पे सेट कर देंगे और रेजोनेंट कंडीशन को ऑब्जर्व कर लेंगे, और वहाँ पे आप रीडिंग ले लेंगे। F1 मान लीजिए F1 फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंट कंडीशन मिली हमें विथ
C1 वैल्यू, ठीक है ना। ट्यूनिंग वेरिएबल आपका ये जो ट्यूनिंग कैपेसिटर है उसको आप वेरी करके रेजोनेंट कंडीशन अचीव करेंगे। तो F1 फ्रीक्वेंसी पे आपको रेजोनेंट कंडीशन मिली C1 पे, फिर आप उसे F2 पे सेट करते हैं। इस ऑसिलेटर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी आप F2 सेट करते हैं और दोबारा से रीडिंग लेते हैं, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करके रेजोनेंट कंडीशन को सर्च करते हैं और जहां पे आपको रेजोनेंट कंडीशन मिल जाती है, मान लीजिए वो वैल्यू ट्यूनिंग कैपेसिटर की C2 थी, तो F1 पे आपको C1 पे रेजोनेंट कंडीशन मिली, F2 पे आपको C2 पे रेजोनेंट कंडीशन मिली और आप फिर उनको कोरिलेट करके इसका जो डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस था CD निकालेंगे। ये सारे मेजरमेंट करने के लिए आप F1 और F2 दो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लेते हैं विद द कंडीशन F2 इज ट्वाइस ऑफ F1, इसे बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ये F2 शुड बी ट्वाइस ऑफ F1। इस कंडीशन के साथ आप दो अलग अलग रीडिंग लेंगे। अगर पहला आपने रेजोनेंट जो है वो 100 हर्ट्ज पे सेट किया था तो दूसरी रीडिंग आप 200 पे लेंगे और इस कैलकुलेशन से आप जो CD है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो F2 और F1 उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस थे C1 और C2 फॉर रेजोनेंट कंडीशन एंड द प्राइमरी कंडीशन विल बी F2 शुड बी ट्वाइस ऑफ F1। तो F1 को अगर एक्सप्रेस करेंगे तो F1 विल बी 1/2 पाई अंडर रूट L C1 प्लस CD। यहाँ पे जो रोल था उसमें C1 कंसिडर करेंगे और F2 विल बी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L C2 प्लस CD, है ना। तो आपने ये दोनों जो रिलेशन है उनको कोरिलेट किया। बिकॉज F2 इज ट्वाइस ऑफ F1 तो 1/2 पाई अंडर रूट L C1 प्लस CD विल बी ट्वाइस ऑफ 2 पाई अंडर रूट L C2 प्लस CD। तो यहाँ पे इस रिलेशन को जस्टिफाई करके सेट करके आप जो कंक्लूजन निकालेंगे दैट विल बी CD विल बी C1 माइनस 4 C2 बाय 3। ये जब भी आपके Q मीटर पे न्यूमेरिकल बनेंगे तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला आपका एक फॉर्मूला है जिसमें बेस न्यूमेरिकल आएंगे। तो यहाँ पे हमने Q मीटर का कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल एज वेल एज उसके एप्लीकेशंस एंड एरर एंड करेक्शन बिकॉज ऑफ शंट रेजिस्टेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस को डिटेल में पढ़ लिया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो इसके एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करेंगे ताकि ये हमारा टॉपिक जो है वो अच्छे से सभी वैरायटी के साथ कवर हो जाए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।